हेलो कुछ सभी को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि सब लोग जॉइन कर रहे होंगे, तो एक मिनट हम वेट कर लेते हैं जब तक सब लोग जॉइन नहीं कर लेते। नमस्ते सबको। क्या हम शुरू करें? अगर माया प्रकाशन जी, अनिल जी अगर हमें इजाज़त दें तो हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि सब लोग आ ही रहे होंगे और धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे। तो मैं उस तब तक अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और सक्षम ट्रस्ट एक एनजीओ है चंडीगढ़ में, उसकी मैं प्रधान हूँ, मतलब प्रेसिडेंट हूँ। और चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है चंडीगढ़ गवर्नमेंट का, उसकी मैं नॉन ऑफिशियल मेंबर हूँ। इसके साथ साथ मैं चंडीगढ़ में जो LGBT प्राइड ऑर्गेनाइज होती है उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन है चंडीगढ़ में, तो उनके साथ जुड़ी हुई हैं ताकि सब लोग एक इंक्लूजन हो, जो सभी सोसाइटी में हम लोग मिलना चाहते हैं, चाहे वो कम्युनिटी से हो चाहे वो नॉन कम्युनिटी से हो, सब लोग मिल के रहना चाहते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं। तो मेरा टैग ये नहीं कि सिर्फ मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, बल्कि तमाम और मुद्दे भी हैं जिनके मैं काम कर रही हूँ। मुख्य मुद्दा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसजेंडर राइट्स पे है। उसी के लिए मैं 20 साल से लगातार संघर्ष कर रही हूँ और लगातार संघर्ष करने के नतीजा ये है कि आज चंडीगढ़ और पंजाब में काफ़ी हद तक एक इंक्लूजन आया है। एक तरह से कहें कि जो भेदभाव, जिस तरह का जेंडर का भेदभाव था, वो बहुत हद तक कंट्रोल में आया, कि उससे कमी आई है उसमें। तो मेरा जो बचपन है वो आप सबके जैसे भी इंसान पैदा होता उसी तरह से हुआ है। और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताने से पहले एक बात और सबको शेयर कर दूं
कि आप लोगों ने कल भी और आज भी अपना अपने जो मेरी लाइफ पे फ़िल्म बनी है एडमिटेड, जिसमें मेरे जीवन का एक काफ़ी हद तक भी नौ वो पूरा जीवन तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक उसमें कवर करने की कोशिश की है। और ज़्यादातर उसमें एजुकेशन को लेकर है, पढ़ाई को लेकर उसमें बात की गई है। तो उससे इर्द-गिर्द जो पढ़ाई के दौरान मुश्किलें आई हैं उसके इर्द-गिर्द वो जीवन घूमता रहा। वो फ़िल्म आप लोग ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। दूसरी बात मैंने पहले इसलिए शेयर किया था कि हम सब बात कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, हम सिर्फ शेयर करने आए। ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं, अपने बातों को शेयर कर सकते हैं, आप तक पहुँचा सकते हैं। तो वो एक माध्यम है और ये माध्यम मुझे माया प्रकाश, अनिल तिवारी जी उन्होंने और अनुराग वर्मा जी ने प्रदान किया। तो मुझे बहुत खुशी है, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है और अपनी बात रखने का एक मौका है यहाँ पर। आप ज़रूर देखें, जिन्होंने एडमिटेड फ़िल्म जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस पेज पे भी उसका मैंने लिंक भेजा हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए वो, और ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस आए। जो हम लोग चाहते हैं, जो मेरी लड़ाई थी एक्सेप्टेंस की, स्वीकार्यता की, वो लड़ाई कुछ किसी को देने से, मतलब कि आपको कुछ किसी को ज़्यादा कुछ देना नहीं है, सिर्फ आपको स्वीकार करना है। स्वीकार करने से ही सारे मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। नहीं तो अगर हाशिए पे धकेला जाए तो आपको बहुत कुछ समाज को और सरकार को बहुत कुछ देना पड़ेगा। अगर हाशिए पे नहीं धकेला जाएगा, अगर परिवारों में रहेंगे, फैमिलीज़ में रहेंगे, तो जो संघर्ष परिवार कर ही रहे हैं ऑलरेडी, आप सब कर रहे हैं, वही हमें भी करने पड़ेंगे। हमें अलग से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मतलब डबल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अभी तो हमें डबल संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तो जो आप सब लोग सह रहे हैं या आप लोग सह, उसके साथ साथ हमारा जेंडर आइडेंटिटी जो है उसके साथ और भी उसके से रिलेटेड जो और मुद्दे हैं वो भी हमें उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये फ़िल्म ज़रूर देखिए और अपने साथियों को, जितने से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि 140-30 करोड़ लोग हम लोग हैं। अगर 130 करोड़ या 40 करोड़ लोग में से अगर आधे लोग भी ये सोच लें 50% ये सोच लें कि हमें अगले 50% लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तो सबके पास एक एक इंसान ही आएगा और हमें एक इंसान की ज़िंदगी बदलनी है। तो हम सब एक ही काम कर सकते हैं कि जितना से ज़्यादा शेयर हो सकता है इस फिल्म को शेयर करिए, ताकि लोगों को जानकारी मिले। तो मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ 1970-71 में 70 में हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे फादर मुझे कुछ महीने बाद ही चंडीगढ़ ले आए थे, और चंडीगढ़ लाने के बाद फिर उन्होंने मेरी जो पढ़ाई लिखाई है सब चंडीगढ़ में ही हुआ है। 5 साल तक मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं एक औरत हूँ। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो है जेंडर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम जो शरीर हमारा है, उस शरीर के जो शरीर हमें दुनिया मानती है, और उसके विपरीत हम लोग अपने आप को मानते हैं। जैसे अगर मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई और उस लड़के के शरीर में पैदा होने के बावजूद मैं अपने आप को औरत मानती हूँ, तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। पैदा तो सभी ट्रांसजेंडर लड़के के शरीर में होते हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर भी उसके अंदर एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन, ये दो लोग हैं, और कुछ नॉन बाइनरी लोग भी जो इस बाइनरी में, जो मर्द और औरत के जो बाइनरी है उसमें नहीं अपने आप को महसूस करते, वो सोचते हैं कि वो दोनों में नहीं है। तो जो ट्रांस मैन मतलब महिला से पुरुष होना, अपने आप को चेंज करना, और ट्रांस वुमेन है जो पुरुष से अपने आप को महिला में अपने आप को मानना।
तो ये दो इंसान जो हैं वो मुख्य रूप से हैं। सभी ट्रांसजेंडर जो हैं वो किसी न किसी एक जेंडर में पैदा होते हैं और उसके विपरीत वो अपने आप को मानते हैं। और जो हिजड़ा है वो एक कल्चर है, उस कल्चर में कोई ट्रांसजेंडर जाता है तो अगर हिजड़ा एक कल्चर है और उस कल्चर में अगर कोई ट्रांसजेंडर जाता है तो वो भी हिजड़ा हो जाता है। हिजड़ा शब्द जो है हिज्र से बना है। हिज्र का मतलब होता है अबेंडेंड या सेपरेशन या बिछुड़ना, बिछोड़ा, ये सब उसी शब्द का मतलब है। तो हिजड़ा एक कल्चर है, उस कल्चर में कोई ट्रांसजेंडर जाता है और उसमें ट्रांसजेंडर में भी सिर्फ ट्रांस औरत ही जाती हैं, ट्रांस मर्द नहीं जाते हैं। ट्रांस मर्द अपने आप को एक पुरुष मानते हैं, इसलिए वो उस हिजड़ा कल्चर में नहीं जाते हैं, उसका वो पार्ट भी नहीं है। तो ये जब ये कल्चर में जब कोई भी इंसान जाता तो वो हिजड़ा कहलाता है। मेरा जन्म जब हुआ तो उसके बाद मैंने अपने आप को धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि मैं एक लड़की हूँ और 5 साल की उम्र तक आते आते मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं एक लड़की हूँ। 6 साल की उम्र मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ और एडमिशन होने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे महसूस होने लगा कि घर में तो एक ही वॉशरूम है लेकिन स्कूल में 2 वॉशरूम हैं, मुझे किस वॉशरूम में जाना है, मर्द वाले या औरत वाले में, दोनों में से किस वॉशरूम में जाना है। तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो गया था। मर्द वाले में मुझे बुलिंग, हैरेसमेंट होता था, भेदभाव करते थे, लड़के छेड़ते थे, और लड़कियों वाले वॉशरूम में मुझे जाने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से लड़कियों वाले वॉशरूम में नहीं जाना। एक बार क्या हुआ कि मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया गया और करीबन 1 घंटे तक मुझे वहाँ बंद करके रखा गया और जब कोई आया फिर जाके उन्होंने खोला मुझे। तो ये शुरुआती दौर के भेदभाव थे, मतलब बुली थी, लड़के छेड़ते थे। और 7 साल की उम्र में मैंने आके अपने माँ को, जब मैं 7 साल की हुई तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे पापा से बात की और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सोचा शायद इसके शरीर में, उन्होंने कहा कि इसके शरीर में चुड़ैल आ गई या भूत आ गया। तो फिर वो झड़वाने लेके गए मुझे, और जब झड़वाने लेके गए तो उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा और गरम चिमटे से मुझे दागना शुरू किया। तो जब ये सब होता रहा तो मैंने फिर अपने आप को सरेंडर किया कि नहीं ठीक है, मैं आगे से इस तरह से अपने आप को लड़की नहीं मानूंगी, मैं अपने आप को लड़का ही मानूंगी। और मेरे शरीर में काफ़ी जगह पे जो छाले पड़ गए। तो ये सब चीज़ें होती रही। सीमा जी किसने बंद किया? गलती से नहीं बंद किया, ये जानबूझ के बंद किया। मैं कह रही हूँ कि बुलिंग, हैरेसमेंट होती जो लड़के छेड़ते हैं, और लड़के जब छेड़ते हैं तो बहुत सारे हद से पार करके वो तंग करते हैं। तंग करने का उनके पास एक ही रीज़न है कि ये अलग है, ये छक्के जैसा है, हिजड़े जैसा है, लड़कियों जैसा है, और कोई कारण नहीं था। तो ये सब होता रहा। तो फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को एक लड़के की तरह कोशिश करती थी, मैं लड़का बन के रहूं, लेकिन होता नहीं था। और उसके बाद 9th 10th में आके मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि मैंने सुसाइड करने का 2 बार अटैम्प्ट किया। और जब 9th 10th में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, मतलब मेंटली बंदा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कि अब मेरा शरीर मेरे ब्रेन के साथ मैच नहीं कर रहा। मुझे क्या करना है? मुझे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं तो ठीक हूँ लेकिन समाज में की प्रॉब्लम है। समाज क्यों मुझे इतना तंग कर रहा है? समाज को क्यों नहीं समझ आता है कि मैं औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं सेक्स क्या होता है। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी। हम किस शरीर को लेकर इस दुनिया में पैदा होते हैं, क्या शरीर लेकर आते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो
वो बाहर आते हुए जो चिल्लाते हुए तो नहीं आता है कि मैं लड़का आ गया हूँ या मैं लड़की हूँ। ये चीज़ें नहीं समझ आती लोगों को। कोई भी इंसान अपने आप को जेंडर आइडेंटिटी जो है, अपने आप को लड़का लड़की एकदम से नहीं मानता है कि वो पैदा होते ही अपने आप को कहेगा कि मैं एक लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। उसको जो समाज उसको पहचान देता है, उसके परिवार वाले, डॉक्टर या आसपास के लोग उसको पहचान देते हैं उसका शरीर को देखकर। लेकिन शरीर को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक तरह से मृग तृष्णा होती है। इंसान, हम जब गर्मी होती है तो दूर से हमें लगता है कि पानी नज़र आता है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो पानी नहीं होता है, वो मृग। जब आपको सबको पता है कि मृग तृष्णा किसको बोलते हैं। इसी तरह समाज हमारे शरीर को देख के ये बोलते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो उसको देख के वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये मृग तृष्णा जैसा है। बच्चा खुद भी डिसाइड करता है कि वो है क्या, वो लड़का है या लड़की है। तो जब ये डिसाइड होता है तो ये तब तक 3 या 5 साल की उम्र हो जाती है। 3 और 5 साल की उम्र में हम लोग अपने आप को डिसाइड करते हैं कि हम हैं कौन, लड़का है लड़की है, या हम दोनों में नहीं हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही। साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो जर्नल्स होते हैं, जो रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च, उनसे भी पढ़ सकते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी एकदम से पता नहीं होती किसी। जेंडर जो होता है वो बाद में, मतलब जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये सामाजिक पहचान है। जेंडर दिमाग में होता है, सेक्स अंडरवेयर में होता है। सेक्स का और जेंडर का इतना फ़र्क है। जेंडर सब कुछ हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो साइकोलॉजिकल सेक्स है, और जो बायोलॉजिकल सेक्स है, जो हमारा शरीर है, निचला हिस्सा है वो बायोलॉजिकल शरीर है, और जो साइकोलॉजिकल शरीर, मनोवैज्ञानिक जो हमारा शरीर है, वो हमारा ब्रेन है। वो डिसाइड करता है कि हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा शारीरिक शरीर है, वो शारीरिक जो सेक्स है वो कैसे काम करेगा, हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, हमारे हाथ पैर, ये सब हमारे लिंग किसी की तरफ देख के आकर्षित होते हैं। तो ये सिर्फ ब्रेन का ही काम है। हमारा शरीर अपने आप से डिसाइड नहीं करता, शरीर बिना ब्रेन के। तो ब्रेन ही सब कुछ डिसाइड करता है। इसलिए जो साइकोलॉजिकल, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और नीचे हमारा जो है ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा हार्डवेयर कैसे चलेगा। तो और बाद में ये जेंडर और सेक्स का जो डेफिनेशन आपको पता होगा कि सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशली है। और जो सेक्सुअलिटी है, जो हमारा किसी की तरफ आकर्षण है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो 10-12 साल के बाद होता है। 10-12 साल के बाद ही हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या हम हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो इंसान हो, वो किसी न किसी की तरफ आकर्षित होता है। ये स्वाभाविक गुण है और ये नेचुरल है। इसको कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है। कोई औरत किसी मर्द की तरफ आकर्षित होती है, मर्द किसी औरत की तरफ आकर्षित होता है, तो ये अपने आप की गई कोई घटना नहीं है, ये नेचुरल होता है। इसी में ट्रांस भी फंस जाते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर को भी नेचुरली किसी न किसी की तरफ, चाहे वो ट्रांस मैन है चाहे ट्रांस फीमेल है, वो किसी न किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। और जब आकर्षण हो जाता है तो हमारे समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं सपोज़ मेरा शरीर लड़के का है और मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, तो समाज तो ये मुझे लड़का लड़की नहीं मानेगा। वो कहेंगे तुम तो लड़की नहीं हो, तो ये सब गलत है, ये अननेचुरल है, ये अप्राकृतिक है। तो ये सब चीज़ें हमें बताई जाती है और इसके कारण हमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, जो बायोलॉजिकली जो हम फील कर रहे हैं, हमारे ब्रेन जो हमें बता रहा है कि तुम लड़की हो, और उसके मुताबिक हम किसी के न किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जब आकर्षण होता है तो ये इसके कारण हमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़के की तरफ आकर्षण होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं लड़के की तरफ आकर्षित हुई तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया और मुझे गलत शब्दों से नवाजा गया, मुझे गलत शब्दों से बोला गया, गालियाँ दी गई, और इसके कारण मुझे डिप्रेशन हो गया था। 10वीं क्लास में परीक्षा में किसी तरह से मैं पास हुई।
जब मैं 11वीं और 12वीं कक्षा में गई तो तब मेरा माहौल बदला और स्कूल से मैं कॉलेज में गई। ये बात है 89 की, 88 की, जब मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ और थोड़ा सा माहौल बदला। माहौल बदलने से मेरा जो सर्कल था, जो मुझे जानता था कि ये लड़कियों जैसा है, ये छक्का है, हिजड़ा है, वो माहौल बदला। और जब मैं नए कॉलेज में गई, नई जगह पे गई, तो मैं एक लड़के जैसा ही प्रेटेंड करती, लड़के जैसा ही बन के रहती, ताकि लोगों को पता ना चले। लोगों को अगर पता चलेगा तो वो मुझे फिर दोबारा से उसी तरह जो स्कूल में छेड़ाछाड़ी होती थी, बुलिंग होती, हैरेसमेंट होती थी, वो दोबारा से होगा। स्कूल में तो बहुत हुआ, मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेरे इंसल्ट किया, मेरे हर बार इंसल्ट करते थे। ये जनानी जैसा क्यों चलता है, लड़कियों जैसा क्यों चलता है, इसलिए तुझे छेड़ते हैं सब लोग, अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को बदल लो। तो मैंने कहा, मैं सोचती थी मैं क्या बदलूं, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मैं मेरे अंदर कोई मेरा शरीर क्या सांप की केंचुली है जो मैं बदल दूं, है ना। ये तो आत्मा है, आत्मा को तो बदल नहीं सकता। और हम इतना चीज़ें पढ़ते हैं किताबों में, आत्मा तो अमर है, आत्मा नश्वर है, ये है वो है। आत्मा को कैसे मार सकता है इंसान? जो शरीर किसी गलत शरीर में पैदा हो गया, आई ट्रैप इन रॉन्ग बॉडी, मैं गलत शरीर में पैदा हो गया, तो कैसे उस आत्मा को निकाला जाए? उस आत्मा को तो तभी निकाला जब मैं इस दुनिया से छोड़ के जाऊँगी, मर जाऊँगी, तभी जाके वो आत्मा इस शरीर से निकलेगी। अन्यथा तो वो इसी तरह भटकती रहेगी। अपने आप को, जो शरीर के साथ मैच नहीं हो रहा मेरा शरीर कुछ और है, मेरी आत्मा कुछ हो रहा है, दोनों का मेल नहीं हो रहा, तो इन सब चीज़ों उलझनों में हम तो खुद फंसे हैं। दुनिया उसमें और उस आग में घी डालने का काम करते हैं। ये जो तनाव है, मानसिक तनाव, इससे हम इतना गुजरते हैं। और जो हमारा फोकस, जो हमारा पढ़ाई में होना चाहिए, जो हमारा जो 100% जो हमारे पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, उससे हमारा आधा ध्यान तो सिर्फ इन बातों में चले जाता है कि दुनिया क्या बोल रही है, मेरे आसपास के लड़के मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे घूर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे छक्का बोल रहे हैं, मुझे हिजड़ा। अगर वो 50% भी, अगर हमने देखो 50% ध्यान बटने के बाद भी हम लोग काफ़ी हद तक अच्छे अंकों से पास हुए हैं। अगर आप सोचो कि हमारा वो 50% जो ध्यान जो दूसरों की बातों में लगा रहा, अगर वो भी हमारी पढ़ाई में फोकस होता, तो हम 100% मार्क्स लेके निकलते हैं। लेकिन दुनिया ने तो वो करने नहीं दिया। इसलिए हमारा 50% तो एनर्जी जो है, हमारा एनर्जी लेवल सब इसी बातों में उलझा रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों देख रहा मुझे, वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर आप सोचिए, आपको कोई गाली देगा, एक अच्छा खासा आदमी और औरत को कोई रास्ते में चलता हुआ गाली दे के चले जाए, तो आप क्या उसको छोड़ दोगे? आप उसको पीटने लगोगे। अगर आपको कोई कुन्नी मार के चले जाए, कोई रास्ते में कुछ गलत बोल दे, माँ बहन की गाली दे दे, तो आप क्या सह लोगे? आप उसको पकड़ के पीटोगे। लेकिन हम लोग तो पीट भी नहीं सकते किसी को। हम किसको पीटेंगे? हमें ही सब लोग इकट्ठे होकर मारने लग जाए, मॉब लिंचिंग कर देंगे, हमें एक भीड़ इकट्ठी होकर मारने लग जाएंगी कि, और गलती हमारी ही निकलेगी। इसलिए जैसे स्कूल में भी कहा था टीचर्स वगैरह सब ने कि तुम ठीक हो जाओ, भीड़ को उन्होंने ठीक होने को नहीं बोला, ज़्यादा सिर्फ हमारे को क्यों बोला? क्योंकि मैं अकेली थी, मैं माइनॉरिटी में थी, मैं अकेला होने कारण मेरा बोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे ठीक होने के लिए बोला। ठीक क्या होगा? ऐसे कोई चीज़ भी नहीं है ठीक होने। अगर आप कहोगे कोई चीज़ है जो ठीक हो जाए, तो फिर भगवान कृष्ण क्यों किन्नर बन जाते हैं? अर्जुन क्यों बृहन्नला बन जाते हैं? क्यों शिखंडी आते हैं? शिव जी क्यों अर्धनारेश्वरी रूप में आ जाते हैं? अगर ऐसा कोई गलत काम होता तो क्यों ऐसा जेंडर फ्लूइड हो जाता? मतलब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना का जो था, वो क्यों सही माना जाता? आज क्यों उसको गलत माना जाता है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये समाज के अभी बस में नहीं है, ना ही उसको समझ पा रहे हैं। वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इसके अंडरवेयर में क्या है, इसके अंडरवेयर को खोल के देखो, इसके अंडरवेयर में क्या है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये मर्द है, औरत है, या ये किन्नर है। पर ऐसा नहीं होता। अंडरवेयर से
अंडरवियर में झांकने से कुछ भी नहीं होता। उसमें अगर लिंग भी होगा तब भी उसका मानसिक जो दशा होगी, उसकी मानसिक जो उसका मनोवैज्ञानिक जो शरीर होगा, अगर उसको ये कह रहा है कि वो औरत है तो वो औरत ही है। तो कॉलेज में जाने के बाद तो फिर मैंने अपने आप को छुपा के रखा और 5 साल तक मैं पढ़ती रही कॉलेज में। मेरा पढ़ाई का लेवल बढ़ता गया। मैं सेकंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न पे आ गई और फर्स्ट डिवीज़न से मैं टॉपर बन गई। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैं 93 में बीए ऑनर्स किया और मैंने टॉप किया था उस टाइम पे। मैंने कॉलेज 3 साल ग्रेजुएशन के मैं कॉलेज कलर रही। 3 साल मुझे सारे अवार्ड्स मिलते रहे, नृत्य में भी, संगीत में भी, हर तरह के जो अवार्ड थे वो मेरी झोली में जाते रहे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छा होता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने आप को छुपाकर एक मर्द की तरह जीवन जिया। लेकिन वो मेरा राइट्स तो नहीं था। मैंने धोखा दिया था अपने आप को, मैंने अपने आप को, अपनी आत्मा को धोखा दिया था। मैं छुपकर मेरी वो जो काम, जो एक्चुअल में जो दुनिया थी वो तो आदमी को टॉपर मान रही थी, पर वो आदमी टॉपर नहीं था। वो मेरे अंदर की आत्मा जो थी, औरत, वो टॉपर थी। उसने ही मुझे साहस, दिलासा दिलाया और आगे बढ़ने का एक मौका दिया कि कोई बात नहीं, ये तो बाहरी पहचान है, ये तो दिखावा है, शरीर तो नश्वर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो दुनिया का खेल है। दुनिया ही मानती है कि कपड़े पहन के हम लोग चाहे औरत बन जाएं, कपड़े पहन के हम मर्द बन जाते हैं, मूछें बड़ी करके हम मर्द बन जाते हैं, बाल लंबे करके हम औरत बन जाते हैं। ये तो सिर्फ दिखावा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। औरत और मर्द होना तो अंदर की चीज़ है। मेरे अंदर अंतर आत्मा में क्या चल रहा है वो मानता। मेरी अंतर आत्मा में आप सोच रहे हो कि मुझे मूछें बढ़ानी, तो आप मूछें बढ़ाते हो। अगर आपकी अंतर आत्मा बोलती है कि नहीं मुझे मूछें काटनी है, तो मूछें काट दें। औरत के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे गहने पहनने हैं, मुझे सजना संवरना है, मुझे श्रृंगार करना है, मुझे लंबे बाल करने हैं, मुझे साड़ी पहननी। तो ये अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हें, इसको जेंडर एक्सप्रेशन बोलते हैं। जेंडर तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, प्रदर्शित करना, ये प्रदर्शन जो है वो हमारा जेंडर एक्सप्रेशन कहलाता है। और उसी तरह के जेंडर रोल भी होते हैं कि हम उसके दायित्व निभाते हैं। कि अगर मैं अपने आप को लड़की मान रही हूँ तो लड़कियों जैसे काम करते हैं, लड़कों जैसा काम करते हैं। वो जेंडर के रोल भी हैं और ये वैसे स्टीरियोटाइप रोल हैं, स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन है। ऐसा ये सिर्फ समाज ने बनाया कि लंबे बाल वाली औरत होती हैं और मूँछों वाला आदमी होता है। ये स्टीरियोटाइप है, ये कुदरत ने नहीं बताया, ये सिर्फ समाज ने खुद ही बना दिया कि मूँछों वाला आदमी होता है। क्योंकि उनको ये लगता था शायद औरतों की तो मूँछें होती नहीं हैं, तो इसलिए हार्मोन्स के जो कारण मर्द और औरत के हमें डिवीज़न कर दिया। परंतु कुदरत ने तो नहीं कहा कि कुदरत ने नहीं बोला, आपके कान में आके थोड़ी बोलता है कि कुदरत देखो आप आदमी हो। मैंने आपको पहले कहा था, जब हम पैदा होते तो हम चिल्लाते हुए तो नहीं आते बाहर कि मैं लड़का आ गया हूँ या लड़की आ गया हूँ। ये समाज ने खुद बनाए हैं, हम खुद बनाते हैं कि अगर जिसका लिंग है वो आदमी है, जिसकी योनि है वो औरत है, और जिसका कुछ भी नहीं है वो किन्नर है। ये सब इंसान खुद ही बनाता है और खुद ही फिर भेदभाव भी करता है। लेकिन कुदरत ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, कुदरत ने कभी हमें कान में आकर नहीं बताया। कुदरत सिर्फ महसूस करवाती है। उस महसूस करने के बाद जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो दुनिया में फिर भेदभाव भी बढ़ता है। अगर उलट के कुछ डिफरेंट होता है, क्वेयर का मतलब होता है डिफरेंट, क्वेयर QUEER, क्वेयर का मतलब होता है डिफरेंट, जो अलग होता है। और अलग होना कोई गलत नहीं होता, डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग। दुनिया में जो भी चीज़ गलत है, जब दुनिया में कुछ भी अलग है वो लोग उसको हैरानी से देखते हैं। अगर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु आते तो हम, अगर कोई इंसान ऐसा होता तो हम अजीब से देखते हैं, उसको पूछने लग जाते हैं। कुछ भी अलग चीज़ होती है, चाहे वो रावण के 10 सिर थे या हम अलौकिक चीज़ें देखते हैं। आपको तमाम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फ़लाने जगह पे पत्थर दूध पीने लगा है, ये है वो। हम कुछ भी भारत में कुछ भी अलग से दिखता है तो उसको हम पूजने लग जाते हैं, और हम उसके एक्चुअल में उस चीज़ के अंदर तक, गहराई तक जाते नहीं हैं। हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं,
हम सीधे ही बस उसको परमात्मा बना देते हैं। और परमात्मा या फिर जैसे या तो उसको परमात्मा बना देते हैं या फिर नीच बना देते हैं, बिल्कुल घटिया जैसे। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज के अंदर हैं। बिल्कुल अनुराग जी, जैसे असली समस्या तभी शुरू जब जेंडर बदलता है इंसान। यस, जब तक मैंने जेंडर नहीं बदला था तब तक ठीक था, मतलब ठीक भी नहीं था, पर असल में तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। इसलिए हमें असली प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि समस्या जब हम अंदर जब लड़के जैसे रहे तब तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई है। चाबी लगती है तो ताला, चाबी जब हम चाबी ताले को लगाते हैं तो ताला बंद भी होता है, खुलता भी है। अगर नंबर है, नंबर वाला ताला है, अगर नंबर मिल जाए तो खुल जाता है। अगर उसको नंबर को उसको एक डिस्टर्ब कर दें, नंबर को अदला बदली कर दें तो ताला लग जाता है। तो इसी तरह अगर हम अपने आप को पालें तो, लेकिन जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दुनिया के सामने तो कुछ खोना पड़ता है। तो परिवार खो देते हैं हम लोग, सोसाइटी को खो लेते हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी को पाना चाहते हैं, माँ बाप को पाना चाहते हैं तो खुद को खो देते हैं। दोनों में फ़र्क है, या तो खुद को पालो, अगर खुद को पाते हैं तो फिर समाज और सोसाइटी छूट जाती है। अगर सोसाइटी और समाज को पाते हैं तो खुद को खो देते हैं। हम जब तक अब आदमी बनकर रहें तब तक हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ, समाज से नहीं निकाला लेकिन भेदभाव होता रहा है। हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ मार पिटाई हुई, हमारे को बहुत गंदे गंदे शब्दों में से बोला गया। जब हम लड़के जैसे थे तो हमें छक्का, हिजड़ा, जनानी, जनाना ये सब बोला गया। और जब हम औरत जैसे बन गए तो हमें बोला जाता है कि तुम थे तो लड़के, तो हमें कहीं भी जीने नहीं दिया जाता। जब हम लड़के जैसे होते तब हमें लड़की बोला जाता है, और जब हम लड़की बन जाते हैं तो हमें फिर आदमी जैसे पुकारा जाता है। तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम हमारी नहीं है। हम जब से हमने साड़ी पहना है तब से डिस्क्रिमिनेशन के रंग बदल गए हैं, डिस्क्रिमिनेशन के तरीके बदल गए हैं। पहले जिस तरह का भेदभाव, रेप ये सब होता था, मार पिटाई, वो जब से मैंने साड़ी पहना है उस तरह का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन परिवार, ये सब रिश्तेदारी छूट जाती है और रोज़गार छूट जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत आ जाती है ये। लेकिन शारीरिक जो यातना है वो यातना दोनों ही रहती हैं। जब हम पैंट शर्ट में रहते तब भी यातना होती, तब हमारे सेक्सुअल अब्यूज़, हैरेसमेंट की यातना रहती, खाना पीना कपड़ा सब मिलता है। लेकिन जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, औरत में आ जाते हैं, तो हमें रेप या मार पिटाई ये सब तो छूट जाता है। लेकिन खाना पीना, ये रोजी रोटी है, घर बार छूट जाता है। तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम रही है मेरे साथ भी। और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब मुझे रैगिंग करके निकाल दिया गया। एमए में इतिहास में मैंने एडमिशन लिया था, बिकॉज़ मैंने बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में। तो जब हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया तो कुछ दिन बाद मेरे साथ रैगिंग हुई और रेप करने की कोशिश की। तो फिर मैं वहाँ से भाग गई और फिर मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट छोड़ दिया था। दूसरे साल 1994 मेरा लॉ में एडमिशन हुआ। लॉ में एडमिशन होने के बाद ही वहाँ पर भी उसी तरह की प्रॉब्लम हुई। रैगिंग तब बहुत होती थी और स्टूडेंट्स को बहुत हैरास किया जाता था। और अगर कोई बच्चा अलग है, मेरे जैसा बच्चा है या वो लड़कियों जैसा है, तो उनके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो लॉ में भी मुझे छोड़ना पड़ा रैगिंग कारण। तो उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करना शुरू किया। पहले प्राइवेट की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब किया। यूनिवर्सिटी जॉब करने के बाद 98 तक मैं बहुत अच्छा मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, वहाँ पर मुझे गलत केस में फंसा दिया गया। एक पेपर लीक आउट होने पे वहाँ पर मुझे फंसा दिया गया और मेरी आइडेंटिटी का मिसयूज़ किया गया। मुझे छक्का हिजड़ा बोल के, तो मुझे वहाँ पर केस में ज़बरदस्ती फंसाया गया। तो ये 9 महीने 10 महीने जेल में रहने के बाद जब मैं बाहर निकली
उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में अब है क्या। फिर मेरा एक दोस्त मिला, उसके साथ हमने सोशल वर्क करने का काम शुरू किया कि हम लोग ये कब तक सहेंगे। तो जब हमने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया, पहले रेपो बिल्डिंग की, अपने समाज के साथ मिलजुल के उनको काउंसलिंग की, उनके साथ रेपो बिल्डिंग की, उनके साथ उनको समझाने की कोशिश की कि हम लोग कब तक इस तरह से सहेंगे। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। तो 2009 में आते आते हमने एक एनजीओ स्थापित की, वो रजिस्टर करवाया सक्षम ट्रस्ट करके। सक्षम ट्रस्ट को 2009 में हमने रजिस्टर करवाया और उसके बाद हमने नेशनल लेवल पे भी काम करना शुरू किया। हमें तब तक आते आते मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतना बड़ा अम्ब्रेला है क्वेयर कम्युनिटी का। इतने बड़े मर्द और औरत तो सिर्फ दो हैं, लेकिन उसके बाद सेक्सुअल माइनॉरिटी जो वो बहुत बड़ा एक समुद्र की तरह है। उसमें कितने लोग हैं, LGBTIQA+, मतलब कितने सारे लोग हैं। समझना बहुत आसान नहीं है। इनके लिए इनके साथ काम करना पड़ेगा। मेरे जैसा तो हज़ारों तरह के लोग हैं, मेरे से भी अलग लोग हैं, जिनकी अपनी लैंगिकता अलग है, लैंगिक पहचान अलग है। कई तरह के लेस्बियन है, गे है, लेस्बियन का भी एक अम्ब्रेला है, गे कम्युनिटी का भी अपना एक अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला, मतलब उसके अंदर बहुत तरह के लोग हैं। फेमिनाइन गे है, मेस्कुलिन गे हैं, इसी तरह लेस्बियन है, उसके फेमिनाइन लेस्बियंस हैं, मेस्कुलिनिटी जो जिसके अंदर आदमी की तरह रहते हैं। इसी तरह ए सेक्शुअल हैं, बाईसेक्शुअल लोग हैं, क्वेयर कम्युनिटी है, मतलब इतना सारे लोग हैं। और उसमें एक ट्रांसजेंडर भी हैं। ट्रांसजेंडर भी एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की अलग अलग पहचान है। ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मैन है, जेंडर क्वेयर है, जेंडर न्यूट्रल है, और कई तरह के अपने अपनी पहचान रखने वाले लोग हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि ये तो अथाह सागर है। इसमें तो भगवान ने, परमात्मा ने या नेचर ने, जो भी कोई कुछ भी मानता है, उसने कितना एक विविधता रखी है। सिर्फ मर्द औरत पैदा नहीं किए, उनकी मर्द औरत की पहचान, उनके शरीर जो शारीरिक पहचान के साथ साथ उन्होंने उनकी लैंगिकता, उनकी लैंगिकता को भी इतना विराट, इतना अथाह सागर, इनका विविधता प्रदान किया है कि और सिर्फ ये मनुष्य जात में नहीं होता है, ये 1500 स्पीशीज़ हैं, जो 1500 एनिमल्स जो हैं, उनके अंदर भी ये सब पाए गए हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। और तब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये तो सिर्फ मैं अपने आप को अकेली समझती थी दुनिया में, कि मैं अकेली उस दुनिया में, मैं रोती थी, बिलखती थी कि ऐसा क्यों परमात्मा ने किया मेरे साथ, इस तरह से क्यों ऐसा मुझे अलग पैदा कर दिया। पर धीरे धीरे फिर जब पढ़ने शुरू किया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बचपन से भी पढ़नी शुरू की थी, और धीरे धीरे और पढ़ना शुरू किया। वेदों में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी किस तरह से इसको व्याख्या की गई है, किन्नर की या यक्षों की या गंधर्वों की, वो अलग अलग व्याख्याएँ, अलग अलग उनकी कहानियाँ हैं। किन्नरों की अलग कहानी है। विकृति एवं प्रकृति, जो व्हाट सीम्स अननेचुरल इज़ ऑल्सो नेचुरल, जो हमें अप्राकृतिक दिखाई देता है वो भी प्राकृतिक ही होता है। वो इंसान खुद नहीं बनता, ना ही उसको बनाता। साड़ी पहनना इतना आसान नहीं है। कोई भी मर्द ये सोचते मैं साड़ी पहन के सड़क में घूम लूँ तो वो घूमे, उनको पता लग जाए कितना मुश्किल है, ये आसान नहीं है। कोई इंसान नकली बन के, कोई किन्नर बन के नहीं घूमता है। और मैंने देखा है कई जगह पे किन्नरों, जो बेचारी ट्रांस वुमेन है, उनको नंगा करके दुनिया के सामने उनकी इंसल्ट की जाती है। देखो इसका तो पीनस है, ये तो इसका तो लिंग है, ये किन्नर कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में ही होता है सब कुछ। और उसके बाद जब ब्रेन को मैच किया जाता है, जैसे सर्जरी, अब सरकार ने जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ, उसमें भी सर्जरी का, या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें भी सर्जरी का, जो SRS सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी थी, वो फ्री का प्रावधान था कि फ्री किया जाए। ब्रेन को तो हम बदल नहीं सकते, ब्रेन को ही ना ही हम सर्जरी कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप जब कहीं यात्रा करते हैं
एक्टिवा पे या फिर मोटर बाइक पे, तो आप हेलमेट पहनते हो। हेलमेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें सारी प्रोग्रामिंग है शरीर की, उसको उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए हम उसको हेलमेट से ढकते हैं। अगर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में चोट लग जाती है, चाहे हाथ है, पैर है, कट जाए, कुछ भी हो जाए, एक किडनी ख़राब भी हो जाए तब भी दूसरी किडनी से काम चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के में दो वो अकेले भी काम कर सकते हैं, उसके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रेन के ना रहने से तो सारा शरीर ख़राब हो जाए, मतलब उसका डेड हो जाता है। ब्रेन जब डेड हो जाता है तो मृत घोषित हो जाता है। तो इसलिए ब्रेन की जो है बहुत महत्वता है। ब्रेन के बिना शरीर 1 इंच भी नहीं चल सकता है, आपका लिंग भी नहीं हिल सकता, योनि भी नहीं हरकत कर सकती जब तक ब्रेन ना बोले। इसलिए अगर ब्रेन कह रहा है कि मैं औरत हूँ तो वो औरत ही है, अगर वो कह रहा है मर्द है तो वो मर्द है। और समाज को ये समझ लेना चाहिए और समाज को इसको मान लेना चाहिए। यस, अगर वो बोल रहा है, चाहे उसका बेशक पेनस हो, अगर वो अपने आप को औरत माने तो औरत है। हम उनको नंगा करके देखते हैं, उनको परखते हैं कि ये तो औरत नहीं है, तो आदमी, इसका शरीर आदमी जैसा है, तो उसके शरीर के लिंग से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें पढ़ना पड़ेगा, आप सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको जो कम्युनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, तब आपको सभी को समझ आएगी कि यस असल में होता क्या है। हिजड़ा कोई अपने आप नहीं बन जाता। हिजड़ा एक, मैंने आपको पहले कहा कि ये एक परंपरा है, उस परंपरा में ट्रांसजेंडर जाते हैं। तो वो ट्रांसजेंडर जो होता है, सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। ट्रांसजेंडर एक पहचान है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी, और एक अब ये जो बिल पास हुआ दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, अब तो ये एक्ट बन गया है, तो अब ये एक पहचान है। और सरकार या कोई भी इंसान अगर वो अपने मेल और फीमेल के साथ साथ जो कॉलम है, तीसरा कॉलम नहीं डालेगा तो वो एक्चुअली गैर कानूनी है, क्योंकि ये तीसरा लिंग अब स्थापित हो चुका है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने मान लिया कि थर्ड जेंडर होते हैं और ये कानून में प्रावधान है। तो इसलिए कोई भी जॉब निकलती है, कहीं भी कुछ भी होता है, अगर वो थर्ड जेंडर कॉलम नहीं डालते तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का हो, कुछ भी हो। तो ये सब चीज़ें हमें अभी शुरू कर लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए। जो हमारी जो परंपरागत जो सोच है उसको भी बदलना होगा किन्नरों के प्रति, कि किन्नर तो एक संस्कृत शब्द है, खुसरा एक उर्दू शब्द है। खुसरा जो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा जो लोग थे वो दरगाहों में पीर पैगंबरों के साथ उनके साथ रहते थे, दरगाहों को चलाते थे, उनका रख रखाव करते थे, वो ख्वाजा सरा कहलाते थे। ख्वाजा सरा का ही शॉर्ट में खुसरा कहलाता है। ख और सरा को शॉर्ट करते तो खुसरा हो जाता है, या खोजा। ये पंजाब में बोला जाता है खुसरा या खोजा, और पाकिस्तान के पंजाब में ख्वाजा सरा बोला जाता है। और हमारे जो इंडिया का पंजाब है इसमें खुसरा या खोजा बोला जाता है। तो इसी तरह एक शब्द है हिजड़ा, हिजर से बना है। और इसी तरह के और भी शब्द हैं। मंगलमुखी, कर्नाटक में मंगलमुखी बोला जाता है, तमिलनाडु में थिरुनंगई बोला जाता है, ट्रांसमैन को थिरुनंबी बोला जाता है। अलग अलग नामों से पूरे भारत में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, सदियों से पुकारा जाता है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से हैं। अगर हम पुराने युग में चले जाएं, सतयुग में चले जाएं, तब भी भगवान कृष्ण किन्नर बन जाते हैं। त्रेता युग में भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो किन्नरों को छोड़ के जाते हैं। किन्नरों को वो संबोधित नहीं करते हैं, वो मर्द और औरत को संबोधित करके चले जाते हैं कि आप वापस चले जाइए। किन्नरों को संबोधित नहीं करते हैं। जब वापस आते हैं तो उनको गलती का एहसास होता है कि मैंने तो किन्नरों को बोला ही नहीं था जाने के लिए। और किन्नर 14 साल तक तमसा नदी के साथ में ही बैठे रहे। एक तरह से उनका भी वनवास हो गया 14 साल का। तो भगवान राम ने कहा कि कलयुग में तुमसे लोग आशीर्वाद लेने आएंगे। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं चली। फिर द्वापर युग में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेंडर के। खुद शिखंडी जो थे वो ट्रांस मैन थे, फीमेल टू मेल थे। और
कृष्ण खुद फिर दोबारा से किन्नर बन जाते हैं, मोहिनी रूप में आ जाते हैं और रावण से शादी करते हैं। अर्जुन बृहन्नला बन जाते हैं। तमाम और भी कहानियाँ किस्से हैं जो और इससे पहले भी भागीरथ का भी वर्णन आता है कि बंगाली रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि महाराजा सगर के जो पुत्र थे वो भस्म हो गए थे, तो उनके बेटे अंशुमान हुए। अंशुमान के बेटे राजा दिलीप हुए, और राजा दिलीप के राजा दिलीप की जब डेथ हुई तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो रघुकुल का कोई वंशज नहीं था। और जब वो उनकी डेथ होगी तो जो उनकी 2 रानियां थी वो उनके कुल गुरु जो थे वो ऋषि वशिष्ठ के पास गए, और वशिष्ठ ने उनको एक तरह से मेडिसिन दी खाने को। तो उन्होंने कहा कि अब ये दोनों रानियां इसको एक रानी खाएगी और एक रानी जो दूसरी रानी उस पर आरूढ़ होकर पुरुष की तरह मैथुन करेगी। तो जब वो इसी तरह से क्रिया करते हैं और कुछ दिन बाद वो उनमें से एक रानी गर्भवती हो जाती है। तो ये एक कथा है और लंबी कथा है, और बाद में फिर प्रीमेच्योर जो होते हैं वो भागीरथ पैदा होते हैं 2 रानियों से, और जब वो पैदा होते हैं तो वो कई जगहों से मतलब वो टेढ़े होते हैं, तो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते थे राजा भगीरथ। तो वो जब एक बार ऐसे ही कहीं किसी तरह बैठे हुए थे तो वहाँ से अष्टवक्र ऋषि थे। वो अष्टवक्र ऋषि जो थे वो 8 जगह से टेढ़े थे। तो जो ऋषि ने देखा कि भागीरथ भी कहीं नकल तो नहीं मार रहा उनके। भागीरथ को उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी नकल मार रहे हो, अगर मुझे चिढ़ा रहे हो तो तुम भस्म हो जाओगे। अगर तुम सचमुच खंडित हो, तुम सचमुच टेढ़े हो तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन भागीरथ ने तो कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वो ठीक हो गए, और बाद में फिर वो गंगा को लेके आए। तो इस तरह की जो और भी कहानी है, जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो पंचवटी में वो देखते हैं 2 त्रिजटा और दुर्मुखी, या और भी जो वहाँ की जिसके सीता माता के साथ जो उनके अंगरक्षक थे, उन्होंने देखा कि समलैंगिकता थी, वो आपस में आलिंगन करके बैठी थी और वो चुंबन कर रही थी। तो इस तरह के जो वर्णन है वो उन किस्से कहानियों में ऑलरेडी बहुत सारे भरे पड़े हैं। हम इसको इग्नोर कर देते थे। इग्नोर करने से मतलब आज सब लोग इसको पढ़ रहे हैं, आज सब लोग इसको जान रहे हैं। तो ये हम लोग इसके बारे में आज जो सबके सामने किस्से कहानियाँ सबके सामने आ रही हैं, भारत में ये सब चीज़ें पुरातन काल से रही हैं। 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन में 2 लड़कियां लेस्बियन पकड़ी जाती हैं, उनको फांसी की सज़ा हो जाती है, और वो पार्लियामेंट में ये काफ़ी मुद्दा गरमाता है। और पार्लियामेंट में 2 सांसद आपस में बात करते हैं, तो कहते हैं कि एक सांसद कहता है कि ये इंग्लैंड में कहाँ से आ गया ये लेस्बियन वाला ये किस्सा। तो दूसरा सांसद कहता है कि हमने सुना है कि भारत में ये सब होता है। तो भारत में आज हम बोल रहे हैं ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, और 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के लोग बोलते थे ये भारत में होता है। तो कौन सही है कौन गलत है? ये तो यूनिवर्सल है। जो सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ हैं ये सारी दुनिया में हर एक देश में हर किसी के घर में भी होती नहीं है। ये दिस इज़ वेरी मच नेचुरल, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, और प्रकृति इसको ऐसे ही बनाती है, इसी तरह से उसको गढ़ती है, ताकि कुदरत नेचर बहुत स्मार्ट है, वो अपने हिसाब से हर चीज़ को इस दुनिया में लाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम सब लोगों ने जाना, फिर पढ़ के आगे फिर इसको काम को आगे बढ़ाया। और 2012 में नालसा की जब जजमेंट की हम तैयारी कर रहे थे तो सारे इंडिया के ट्रांसजेंडर दिल्ली में इकट्ठा हुए। मैंने चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया, और तब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को हमने अपना मुखिया बना के उनके नाम पे हमने PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में, और सभी लोग हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे तब। और 2014 में ये 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, और हमें तृतीय प्रकृति थर्ड जेंडर जो आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। लेकिन 2013 में आके हमने चंडीगढ़ में LGBT प्राइड ऑर्गेनाइज़ किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इस तरह की जो प्राइड पूरे वैसे इंडिया में हो रही थी, लेकिन वो
मेट्रो सिटीज़ में हो रही थी, छोटे शहरों में नहीं हो रही थी। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पे ये प्राइड हो रही थी, लेकिन हमने छोटे शहर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो भारत का पहला मॉडर्न सिटी है, जहाँ पर एक स्टूडेंट हब भी है, यूनिवर्सिटी है। छोटा सिटी होने के कारण यहाँ पर काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ पर इस तरह के एक्टिविटी एक्सेप्टेंस लेवल जो था वो ज़ीरो था। बाबू वाला कल्चर यहाँ पर था। बाबू के टाइप के लोग रहते थे, उनको इतनी ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं थी। ब्यूरोक्रेट्स थे, वो भी इतना ज़्यादा बिज़ी रहते थे अपने कामों में, तो ये सब चीज़ें उनके बस की बात नहीं थी समझना। तो धीरे धीरे हमने फिर जब हमने 2013 में प्राइड ऑर्गेनाइज़ किया, तो दूसरे दिन सारे न्यूज़पेपर्स कवर की, उन्होंने स्टोरीज़ कवर की, और पहली बार चंडीगढ़ ने LGBT लोगों को प्राइड करते हुए देखा और गर्व मनाते हुए देखा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वर्ल्ड प्राइड डे मनाया जा रहा है, और आप सबको उसकी बधाई भी देती हूँ। हम सब भी मैं इसके बाद स्टॉक के बाद हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि हम सेलिब्रेट करेंगे, और हम लोग अभी इकट्ठा होने वाले हैं 20-25 लोग, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठा करने का यहाँ पर मनाही है। तो हम लोग इसके प्राइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, जिसमें हम लोग रेनबोज़, स्लोगन्स, पोस्टर सब लोग लेके हम लोग 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को कहेंगे वी आर नॉट अननेचुरल। सो ये जो चीज़ें हैं हम लोग लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं, और आज काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो उसके बाद भी काफ़ी सारे हालात बदले हैं। जब हमने प्राइड की थी तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा था कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, या सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमने कहा तो ठीक है, ये हम लोग कोई ऐसा बुरा काम तो कर नहीं रहे, इट्स अ ह्यूमन राइट्स, ये हमारा मानवीय अधिकार है, हम लोग अपने अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जब आप लोग रिसर्च, जितने आप यहाँ बैठे हैं सब लोग सुन रहे हैं, जब आप लोग रिसर्च करते हो, आप अपनी किताबें लिखते हो, पढ़ाई करते हो, तब तो किसी को भी एक भद्दा या अननेचुरल या फिर सो कॉल्ड ये LGBT नज़र नहीं आती हैं, सच काइंड ऑफ एक्टिविटी भी नज़र नहीं आती है। मैंने यूनिवर्सिटी को ये कहा कि आप जब रिसर्च करवाते हो अपने स्टूडेंट से, तब तो उनको इस तरह की भद्दा हुआ या गलत कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन जब हम अपने अधिकारों के लिए बात करें तब आपको गलत लगता है। तो फिर भी हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप को अपने साथ मिला लिया था, प्रोफेसर को, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कोई भी मना करने का कोई रीज़न ना रहे। तो वहाँ के जो प्रोफेसर हमारे साथ खड़े हो गए, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कोई रीज़न नहीं था मना करने का। तो हम लोगों ने बिना परमिशन के ही प्राइड की, एंड 500 लोग करीबन हम लोग पैदल मार्च किया, और ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग अपनी लैंगिकता का और प्रदर्शन किया, अपने होने का, अपनी पहचान का हमने गर्व मनाया कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें प्राउड है, हमें गर्व है उन सब पे। तो ऐसा ये हमारी जो हम जो कर रहे थे, इसका धीरे धीरे इसका परिणाम भी आने वाला था। जब हमने 2013 में किया, तब तो एकदम से भूचाल आ गया था पूरे चंडीगढ़ में कि ये क्या हो गया, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। बट धीरे धीरे कोई चीज़ नई होती है तो नई चीज़ में लोगों को अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो आदत पड़ जाती है, तो फिर लोगों को उसमें अपनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। जब मेरा एडमिशन हुआ 2016 में, तब भी लोगों को अजीब सा लगा, जैसे कोई इनके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई हो, ऐसा उन्होंने महसूस किया। लेकिन मैंने धीरे धीरे पेशेंस रखा, और पेशेंस रखते रखते फिर जब एडमिशन हुआ, सब कुछ हुआ, क्लास लगाने लगे, तो टीचर्स ने तो कुछ नहीं कहा। टीचर्स तो उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मेरे साथ खड़े रहे। टीचर्स ने कहा कि मेरे क्लास अब पूर्ण है, जिसमें नर, नारी और तृतीय प्रकृति के लोग हैं, और मुझे गर्व है, मैं उस इतिहास की गवाह हूँ कि मेरे समय पे ये सब हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने भी गर्व महसूस किया, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ये लगता था अटपटा कि हिजड़ों के साथ क्यों बैठें, हिजड़ों के साथ क्यों बात करें। लेकिन धीरे धीरे वो बात भी ख़त्म होती रही,
वहाँ पर भी टॉयलेट की प्रॉब्लम आई कि कौन सा टॉयलेट मैं यूज़ करूँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मैंने लेटर लिखा और टॉयलेट बनवाया, फिर फ़ीस माफ़ करवाई, फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनवाया। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एलजीबीटीआई की कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छा एक स्कोप है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हों पढ़ने आएँ और आगे बढ़ें, ताकि पढ़ने से तो ही सब समाज बदलता है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं बदलता। अभी जो चीज़ें हो रही हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं और समाज में भी एक्सेप्टेंस आ रहा है। समाज की जो पुरानी सोच थी, जिस तरह से वो किन्नरों को देखते थे, किन्नरों के बारे में सोचते थे, वो सोच भी बदल रही है। जितने आप सब हिजड़ा देख रहे हो, किन्नर देख रहे हो, तो सभी ट्रांसजेंडर होते हैं। सभी का अपना लिंग परिवर्तन होकर वो एक लिंग में आते हैं। वो गलत नहीं है, कोई अपने आप को लिंग परिवर्तन करना कोई गलत काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और अब पार्लियामेंट ने भी ऐसा बिल पास कर लिया। कोई भी इंसान जिसको लगता है कि वो उस जेंडर में कंफर्टेबल नहीं है, जिस जेंडर में पैदा हुआ है, तो वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है और सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी के द्वारा अपना शरीर भी बदल सकता है। ब्रेन को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन शरीर को तो बदल सकते हैं। शरीर को ब्रेन के साथ तो मैच करवा सकते हैं। जैसा आप कपड़ा पहनते हो, आप शर्ट पहनते हो, पैंट के साथ आप मैचिंग करवाते हो, और साड़ी वाले अपने ब्लाउज़ के साथ मैच करवाते हैं, पेटीकोट मैच करवाते हैं। इसी तरह मैचिंग भी करनी होती है। हमारा ब्रेन अगर शरीर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो जब सर्जरी उपलब्ध है, तो सर्जरी के द्वारा उसके साथ मैच करवा दिया जाता है। ये हमारी और ये इसको कई बार हम लोग बोलते हैं कि अननेचुरल सर्जरी करवाना भी अननेचुरल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कोई बीमार होते हैं हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अगर किसी को कैंसर हो जाता है, वो परजीवी उसके शरीर में आ जाता है, तो हम उस परजीवी को क्यों निकालते? वो भी तो जीव है। हमारे अंदर ट्यूमर हो जाता है, हमारे ब्रेन ट्यूमर है, फलाने शरीर में कितना सारा प्रॉब्लम हो जाती है, कोई किसी का HIV वायरस घुस जाता है, तो वो भी तो जीव ही है। वो जीव दूसरे जीव को खा रहा है। तो हम अपने आप को बचाने के लिए, अगर हमारे अंदर कोई नासूर है, उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन होता है, हम ठीक करते हैं। हमारा हाथ पैर कट जाते हैं, उसको जोड़ते हैं। क्यों करते हैं? जब हमारे पास मेडिकल सर्जरी या मेडिकल ट्रीटमेंट है तो हम तभी तो जाते हैं। नहीं तो हम कहेंगे ये तो कुदरत का देन है, ऐसे ही पड़े रहो, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब ज़रा सा किसी का हाथ में कुछ हो जाए, फटाफट चोट लग जाए, वो डॉक्टर के पास चले जाता है। तो ये हमारे पास अगर फैसिलिटीज़ हैं तो हम इसको अवेल करना चाहिए, हमें लेना चाहिए। अगर हमारा ब्रेन हमारे शरीर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमें उसको मैच करवाने के लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। और ये पुरातन काल से चला आ रहा है ऐसा। तो जो मुखन्नस लोग या हिजड़ा खुसरा लोग मुग़ल दरबारों में भी रहे, वो हरम की रक्षा करते रहे। हमारे हिंदुस्तान का पहला बादशाह जो था बाबर, वो स्ट्रेट नहीं था, वो होमोसेक्सुअल था, उसको टीन एजर से प्यार था। हमारे खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो भी उनको भी मलिक काफूर से प्रेम था। और सूफीज़म में तो काफ़ी सारी चीज़ें हम औरत बन के ही भगवान कृष्ण को रिझाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सब औरत बन के अपने आप को औरत बन के वो परमात्मा को रिझाते हैं। तो इसी तरह सूफीज़म में भी सूफीज़म में जो अमीर खुसरो साहब है, निज़ामुद्दीन, वो आपस में प्रेम करते थे। उन्होंने सारी कव्वालियाँ निज़ामुद्दीन के लिए लिखी। फिर बाबा बुल्ले शाह हैं, उन्होंने शाह इनायत के लिए बहुत सारी काफ़ियाँ लिखी। वो जब उनकी लड़ाई होगी, उनको नाराज़ हो गए शाह इनायत बाबा बुल्ला शाह से। तो बाबा बुल्ले शाह इनायत को मनाने के लिए 12 साल तक उनके दरवाजे के आगे नाचते रहे। और एक बार ऐसा ही घूंघट डाल के वो नाच रहे थे, तो बाबा बुल्ले शाह ने उनके पाँव की तरफ देखा, और जब उनको लगा कि उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे बुल्ले जैसे नाचते हो। तो ये सब चीज़ें हमारे सूफीज़म में भक्ति आंदोलन दोनों, चाहे वो हिंदुओं को चाहे मुसलमान, दोनों साइड में इसकी एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं धर्म में या समाज में रही है। और शाह हुसैन माधोलाल का भी किस्सा है, जो पाकिस्तान में उनकी दरगाह है, अभी माधो हुसैन बोलते हैं। वो भी आपस में बहुत प्यार करते थे। वहाँ पर हर साल मेला लगता है, मेला चिरागा। तो आप इन सब को पढ़िए। इन कामसूत्र में वर्णन है, हमारे काफ़ी सारी बुक्स में इसका वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, चलो धर्म में नहीं भी एक्सेप्टेंस है, धर्म में नहीं कोई एक्सेप्ट करता, बट एक इंसान का ह्यूमन राइट्स तो है। उस इंसान का
वो उसका बुनियादी जो अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे संविधान ने दिया है, वो तो हमारे पास है ना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये सब हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, हमारे को जीने का अधिकार देते हैं। अगर धर्म नहीं भी देता है किसी को अधिकार, फिर भी वैसे तो धर्म का मतलब ड्यूटी होता है हमारे, और वो रक्षा करता है धर्म, लेकिन इंसान उसको गलत इंटरप्रेट करता है, उसके व्याख्या करके उसको अलग अपने हिसाब से बना देता है। तो अदरवाइज़ धर्म में भी ऐसी कोई घृणा नहीं है, धर्म में सबके लिए एक्सेप्टेंस है, धर्म में सबके लिए स्थान है। ये से गुरु ग्रंथ साहब जी में तो ऐसा लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। जब सभी बंदे कुदरत के हैं तो फिर कौन भले को मंदे, कौन बुरा है, सभी अच्छे हैं, सब इंसान इस कुदरत के ही इंसान बच्चे हैं, इसी कुदरत में पैदा हुए, इसी में हमने मिल जाना है। क्यों नफ़रत करना हमने? हम नफ़रत करके क्या पाएंगे? अगर इक्वालिटी है, इक्वल राइट्स के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए। और सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी चेंज करने से, अगर कृष्ण को, फिर आप सब लोग, भगवान कृष्ण ने भी तो जेंडर चेंज किया था, तो फिर हम लोग उनके साथ क्यों नहीं नफ़रत करते? क्यों आपने चेंज कर लिया? ये जो चीज़ें हैं हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ के आगे तब जाके ये ना हो कि अधजल गगरी छलकत जाए। हमें ज्ञान तो है नहीं, और हम उस इंसान को भी नहीं पढ़ पाए जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे हाथों की तो हर इंसान अलग होता है, हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं, हमारे रेटिना के जो हैं वो इम्प्रेशन भी अलग हैं, हर इंसान का फेस अलग है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप भी मेरे जैसे हो जाओ? इस प्रकृति में विविधता है, और विविधता ही हमारा प्रकृति का नियम है। डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो एक जैसे हो जाएंगे तो पीपल से यू आर अ डिसऑर्डर, हम लोग डिसऑर्डर हैं, ज़रूर हैं, तो मैं ही कहती हूँ यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। तो ये चीज़ें हम सबको समझ जानी चाहिए। और यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी जिस तरह से संघर्ष करके मैंने अपने आप को स्थापित किया, आज सब लोग साथ में खड़े हैं। लेकिन ऐसा टाइम भी था जब कोई साथ में खड़ा नहीं था, जब हम अकेले चलते थे, अकेले ही सब चीज़ें भेदभाव सहते थे। लेकिन आज अकेले चलने से क्या हुआ, कारवां बन गया। और जब आपका रास्ता सही हो, आपका विज़न सही हो, आपका जो एम बिल्कुल क्लियर हो, तो कोई इंसान उसके इंसान का रास्ता नहीं रोक सकता। कुछ भी हो, कितना से बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो डेडिकेटेड हो तो वो कोई भी इंसान उसके रास्ते को रोक नहीं सकता। आज मैं 50 साल की हूँ, अगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं पाया, मेरे पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और अब जब सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि वो बाहर आके थोड़ा सा हिम्मत दिखा के पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। बिकॉज़ कल्चर अपनी जगह पे होता है। सभी ब्राह्मण, ये तो नहीं कि वो मंदिरों में बैठ के पूजा पाठ करने लग जाएं। बहुत मतलब इसके 80% तो सब लोग जॉब कर रहे हैं, अब नौकरियां कर रहे हैं। ये तो नहीं कि वो सब लोग मंदिरों में बैठे। इसीलिए सभी ट्रांसजेंडर किन्नर जो हैं उनको पढ़ लिख के आगे आना चाहिए, आगे जैसे ऑफिसर बनना चाहिए, जो भी वो काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बधाई में जाएं, वो बच्चा या शादी होने पर नाचे गाएं। वो जो लोग रहना चाहते हैं उसमें रहें, लेकिन ये परंपरा है। लेकिन जो नहीं रहना चाहते, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, वो करें। उनके लिए रास्ता नहीं रोकना चाहिए, उनके लिए आप सबको मदद करनी चाहिए। अगर जिस तरह से आप एक फेंस है, एक दीवार है, दीवार के दूसरी साइड में मैच हो रहा है, या दूसरी साइड में कोई इवेंट हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, और उस दीवार के एक इंसान, दो लोग देख रहे हैं, एक इंसान लंबा है 6 फुट का है और एक इंसान 4 फुट का है। तो 4 फुट का इंसान वो दीवार की दूसरी साइड नहीं देख पा रहा, तो जो 6 फुट के इंसान को चाहिए कि उसके नीचे पीढ़ी लगा दें या चेयर लगा दें ताकि दूसरा इंसान भी देख पाए। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जिन लोगों के पास अधिकार नहीं है, जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप लोग उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। अपने जो लोग बिजनेसमैन हैं, आप इतना बड़े पब्लिशिंग हाउस चलाते हो, इतने सारे काम करते हो, तो आप इतने, अगर
कुछ लोग भी, कुछ हज़ार लोग भी एक एक ट्रांसजेंडर को नौकरी दे दें और अपने दुकान पे या कहीं भी वो जहाँ भी काम करना चाहते हैं उनको एक एक इंसान को भी दे दें, आप 100 लोगों की तो ज़िंदगी नहीं बदल सकते ना, तो कम से कम एक इंसान की ज़िंदगी बदल कर उनको जॉब पे लगा दें। भाई भतीजा को छोड़कर कम से कम आप एक एक ट्रांसजेंडर को नौकरी दिलवा दीजिए, तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह से जो 2% पॉपुलेशन है, अब 2% पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर की है, तो अगर वो सबको जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ 50% तो जॉब मिल जाए सबको, तो इससे क्या होगा कि इक्वालिटी, और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग फैमिली में कोशिश करें कि फैमिली में उनका घर वापसी करवाएं, फैमिली में रहें और फैमिली में रह के उनके माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ रहें। और बहुत सारे ट्रांसजेंडर जिनकी शादियाँ हो जाती हैं उनको फिर भी निकाल दिया जाता है, बीवी बच्चे वाले होकर भी उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। शादियाँ तो ज़बरदस्ती माँ बाप कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको बिना समझे सोचे समझे उनकी शादी करने के बाद वो उसको निभा नहीं पाते, वो ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष होते हैं, उस शादी को निभा नहीं पाते। उसको बोझ, जैसे बोझ होता है, वो टोकरा लेके घूमते रहता है सारी ज़िंदगी कि ये मैं इस बोझ को कैसे उतारूँ, किस तरह से इस बोझ को लेके चलूँ, क्योंकि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है, उनका आकर्षण ही नहीं है उस महिला या पुरुष के प्रति, तो वो उसको बोझ लेकर चलते हैं। इस तरह की माँ बाप को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, समाज को भी नहीं उसके नोचना चाहिए। जो चार लोग हैं, जो चार लोग क्या कहेंगे, ये इनकी लोगों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं बस अपना व्याख्यान आप यहीं समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम अभी है इसके बाद शुरू होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अब अगर आप लोगों ने किसी ने कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देने वाली बात है वो है पढ़ाई पे, एजुकेशन पे हमें ज़्यादा जोर देना होगा, तभी सब लोगों को जॉब मिल पाएगी। अनपढ़ को तो कोई भी नहीं पूछता है, पढ़े लिखे को सब लोग, उसके बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं, पढ़ने लिखने से बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। अगर हमारे पास डिग्री है तो हमें कोई मना नहीं कर सकता, अगर मना करेगा तो हमारे पास न्यायालय के रास्ते भी हैं, कोर्ट के रास्ते, हम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये हमारे अधिकारों को हमसे छीन रहे हैं। लेकिन अनपढ़ इंसान को अगर वो क्लर्क लगना चाहे या ऑफिसर नहीं लग सकता ना, तो इसलिए हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी है। आप पढ़ाई को प्रमोट करिए, और जो पढ़े लिखे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप उन सब को, जो आपको जानते हैं, जो आपको आसपास दिखाई देते हैं, चाहे वो जैसे भी शरीर में रहते हैं, चाहे जैसे भी कपड़ों में रहते हैं, अगर वो अपने आप को औरत मानते हैं, ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन मानते हैं, उनको आप प्रमोट करिए, उनको जॉब पर लगवाइए अपने, ताकि उनके धीरे धीरे ये समाज में जो समान अवसर भी उनको प्रदान हो। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी आप सबसे, और धन्यवाद, आप सब ने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया। अनुराग जी और आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।